सर्विसेज के चीफ हैं, उनकी मुद्दत में 3 से बढ़ाकर 5 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। ये हमारी अफवाज का अंदरूनी मामला है। कोई भी इस नौयत की कानून साजी इस तरह नहीं होनी चाहिए, राय ली जानी चाहिए थी। बहरहाल ये एक वाकया है जो हो गया, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। कल जिस अनड्यू हेस्ट के साथ लेजिस्लेशन इस हाउस में हुई है, शर्मनाक वाकया हुआ है कल क्योंकि डंडा और जुर्लू चला हुआ था, तो यहाँ पे टकी के साथ सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स थे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लाइन हाजिर था। उन्होंने कहा कि ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, इससे जमहूरियत का कत्ल है, ये रूल ऑफ लॉ का कत्ल है, ये एक मुल्क में कब्जा माफिया है और एक्सटेंशन माफिया है। जो कुछ भी अगर बच गया था 26वीं तरमीम में, वो कल रात उन्होंने कील ठोक दिया है। 26 तरमीम का चैलेंज है, इसको हम आखिर तक उसके लिए लड़ेंगे। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपील कर रहे हैं कि खुदारा वो जो हमने आपके सामने पिटीशंस डाली हैं 26वीं तरमीम की चैलेंज करने की, उनको जल्द से जल्द लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और आज फिर वोटिंग भी हुई और 7 और 5 की वोटिंग के साथ आईनी बेंच बन गया और अब ये 7 रुकनी बेंच है जिसके चीफ होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। और उसके साथ ये एक और सवाल पैदा हो गया कि अगर जो फैसला ये आईनी बेंच करेगा उसके खिलाफ जब नजरसानी दरख्वास्त आएगी तो वो कौन सुनेगा, जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। दूसरा, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आईनी बेंच के खिलाफ वोट दे दिया, जिसके बाद अब एक दूसरा सवाल पैदा हो गया कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस 26वीं तरमीम के खिलाफ हो गए हैं जिसके खुद वो बेनिफिशरी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और आईनी सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। अब आईनी बेंच जो है उसका फ्यूचर क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या उसके फैसलों को कबूल कर लिया जाएगा, कहीं एक नया बहरान तो पैदा नहीं हो जाएगा, ये भी सवाल हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो तकसीम है वो बढ़ गई है क्योंकि 2 सीनियर जजेस ने खत लिख दिया है और नए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। नए चीफ जस्टिस ने जो आज की वोटिंग में हिस्सा लिया उससे भी एक तकसीम होती हुई नजर आ रही है। ये तकसीम जुडिशरी की कहीं तकसीम तो नहीं बन जाएगी, ये एक सवाल है। दूसरा, 26वीं तरमीम का अब फ्यूचर क्या है, क्या इसे मनोन तस्लीम कर लिया जाएगा या फिर ये किसी लेवल पे आकर रिवर्स हो जाएगी, ये भी एक इशू है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में अपोजिशन की क़यादत करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब ने एक पैगाम उन तक पहुंचाया। वो पैगाम क्या था और क्या मौलाना उस पैगाम पे अमल करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं रियासत अली आज़ाद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, और इनके साथ हाफिज हमदुल्ला साहब हैं, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है। फिर अशतर उसाफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। और फिर इनके साथ हसन रज़ा पाशा साहब सीनियर वकील हैं, वो चंद लम्हों में हमारे पास तशरीफ़ ला रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो अशतर साहब से आगाज़ कर लें। अशतर साहब, ये फरमाइएगा 26वीं तरमीम के बाद फिर 6 नए बिल पास करने पड़ गए गवर्नमेंट को, क्या इससे ये क्यास, ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी या आने वाले दिनों में नए बहरान हो जाएंगे? और ये जो आईनी बेंच है अब इसका फ्यूचर क्या है और इसकी नजरसानी दरख्वास्त किसके पास जाएगी? जब ये 26वीं तरमीम हो रही थी तो मैंने उस वक्त भी इस बात का इजहार किया था कि बेंच नहीं बनना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं और उसी तरह आप उसके बेंचेस वगैरह या उसकी जो है प्रोविंसेस में हो, ताकि वहाँ पे जो इंडक्शन है जजेस की वो फिर हाई कोर्ट में जो मौजूद हैं वहाँ से आ सकें और ये सारा सिलसिला बन सके। ये जो बेंच वाला बात थी, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जब तक कि आप मजीद जज ना लगाएं तब तक ये आगे नहीं चल सकेगा। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आपके पहले से जो जजेस बैठे हुए हैं उन्हीं में से आप उठा के वो कर दें। और एग्जैक्टली वही हो रहा है कि जो मौजूदा स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, उसी के अंदर एक डिवीजन क्रिएट करके आपने एक आईनी बेंच बना दिया और उसका एक सरबरा सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज को आपने बना दिया। वहाँ पे भी आपको नजर आया कि जब ये इस पे वोट हुआ है तो कंसेंसस नहीं था, मेजॉरिटी वोट से ये हुआ है। सो इसकी टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे और इन टीदिंग प्रॉब्लम्स की वजह से जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाह रहे थे वो शायद इतनी तेजी से नहीं हो सकेगा। अगर आपने एक फेडरल कोर्ट बना दिया होता तो उसके अंदर ये चीज़ें ना आती। जहाँ तक अपील और नजर सानी की बात है तो अपील तो जाहिर है वो जज नहीं सुन सकते
जो कि उसका फैसला किया हुआ है, तो वो भी एक टीरिंग प्रॉब्लम्स का, यानी इसकी जो मामलात हैं उसको आगे लेके चलने का सिलसिला बनाना पड़ेगा। नजर सानी यानी रिव्यू उन्हीं जजेस के पास जाता है। तो ये चीज़ें अभी बहुत सारी वजाहत तलब भी हैं और शायद वक्त तलब भी हैं। तो ये मामला जो है इतनी आसानी से आगे नहीं चलेगा जितनी आसानी से इसको एनविसेज किया जा रहा था। ठीक हो गए। आजाद साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज आईनी बेंच के खिलाफ वोट दे दिया, तो इस वोट को आप क्या समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब 26वीं तरमीम के भी खिलाफ है, क्योंकि ये तो उसकी प्रोडक्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, देखिए हमने इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जैसे कि आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में ये लिखा गया है कि अदलिया को इंतज़ामिया से अलग किया जाएगा प्रोग्रेसिवली विद इन 14 ईयर्स। तो आज आपने उस प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया बाय वर्चू ऑफ 26th अमेंडमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने तो अदलिया को इंतजामिया से अलग करना था, आपने तो मुकम्मल तौर पर उसके ताबे कर दिया, उसकी अपॉइंटमेंट आपने उनके हवाले कर दी। अब देखें वहां पे जो 13 लोग हैं उनमें से आज 12 मौजूद थे और 12 में से भी 7-5 से आया, तो मेजॉरिटी तो एग्जेक्टिव ही की रहेगी, एग्जेक्टिव ही की है, तो इसका मतलब है कि उस प्रिंसिपल की नफी होगी। दूसरी बात, आज देखें अगर तो आपने कंसेंसस से या अफरीदी साहब को आपने चीफ जस्टिस लगाया था, तो आज आपने उन्हीं को जो आपका इलेक्टेड नुमाइंदा था, जिस पे आपका ट्रस्ट था, आपने उस वोट को आपने क्या अहमियत दी? उन्होंने एंटी वोट दिया अमीनुद्दीन के जज साहब के। तो मेरी जाती राय में निगेशन तो नहीं है, चूंकि वो तो इसकी क्रिएशन है 26वीं तरमीम की चीफ साहब और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अशतर औसाफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं स्लाइड सा उसमें ऐड ऑन करते हुए मैं अर्ज करूंगा, हमारा मुतालबा तो ये था कि जैसे शरीयत एपलेट बेंच है, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट में बनाया जाता। आज आपको ये जो अनोमली नजर आ रही 26वीं तरमीम के अंदर कि अपील कहां लाए करेगी, अपील तो प्रोवाइडेड ही नहीं 26वीं तरमीम में, रिव्यू कहां लाएगा, ये अनोमली इसके अंदर मौजूद है। यानी अब आप इसको कैसे लेके चलेंगे? फिर इस बेंच के अंदर मोस्ट सीनियर जजेस साहबान हैं, क्या उनके फैसले के खिलाफ, चूंकि अभी तो अपील प्रोवाइडेड ही नहीं, जैसे 184(3) के तहत हम मुतालबा करते थे कि सो मोटो के खिलाफ अपील होनी चाहिए, तो इसकी भी होगी और यही लोग बनाने वाले भी इसका मुतालबा करेंगे। जब इनके खिलाफ फैसला आएगा फिर कहेंगे जी फुल कोर्ट होनी चाहिए, अपील होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। तो क्या सीनियर जजेस जब डिसाइड करेंगे तो उनका फैसला क्या जूनियर जजेस साहबान सुन सकेंगे? ये भी इसके अंदर अनोमली, और जैसे अशतर औसाफ साहब ने फरमाया है, अभी मैं समझता हूं कि बहुत सारी कबाहत पैदा होगी और जो मकसद ये हल हासिल करना चाह रही थी गवर्नमेंट, वो शायद हासिल ना कर पाए, इसमें मजीद कॉम्प्लिकेशन होगी। और मेरी जाती राय में चूंकि 187 मुकदमे कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जितने भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जितने हाई कोर्ट्स में आ रहे हैं, उसके अंदर किसी ना किसी जगह पे किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को उसके अंदर जिक्र होता है, तो वो जिसके अंदर भी आएगा, अब शुफे का मामले उठा के देख ले तो उसको भी वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर ही समझ के, तो अभी तो आपने कहा था कि जल्दी बैकलॉग खत्म हो जाएगा, अब देखना महीने 2 के अंदर 30 से 40 हजार कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तो एक किस्म की रिडेंडेंट होगी, आपका जो चीफ जस्टिस है वो एक सेशन कोर्ट या एक फैमिली कोर्ट, वो शुफा के केस सुनेगा, पार्टीशन के सुनेगा, इससे ज्यादा उसके पास अख्तियार ही नहीं। प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट दैट हैज बीन कोलैप्स्ड और सिर्फ एक नाम का चीफ जस्टिस होगा, उसके पास कोई अख्तियारात नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अब आप साहब ये फरमाइएगा कि अब क्योंकि आज इमरान खान साहब का एक पैगाम आया है और उस पैगाम में उन्होंने, इमरान खान साहब ने मौलाना का शुक्रिया भी अदा किया है और साथ कहा है कि मिल के चलते हैं, तो मिल के कहीं कोई नया फोरम बन रहा है और मौलाना फजलुर रहमान साहब उस फोरम को लीड करेंगे, क्या करना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपकी बात सही है, मैं मजलिस का हिस्सा नहीं रहा हूँ, अलबत्ता मीडिया पर मैंने बातें सुनी, पार्टी के भी और पीटीआई के नुमाइंदे के भी, जिसका खुलासा यही था जो कि आप फरमा रहे हैं। और इसमें जो कल की जो कवानीन, जो कानून साजी हुई पार्लियामेंट में, उसको पार्टी ने फस्तायत से ताबीर किया। ठीक है, उसको पार्टी ने सिविल मार्शल लॉ से बिलखुसूस इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में जो कुछ हुआ उससे ताबीर किया है और पार्टी ने बबांग दौलत कहा कि इसके खिलाफ हम तारीख चलाएंगे। ठीक, पहले भी हम तारीख में थे
और ये भी कहा कि ये जमहूरियत और आइन के चेहरे को मस्ख करने की एक मजमूम मंसूबा और मजमूम साजिश है। जहाँ तक इमरान खान साहब की पैगाम की बात है, पहले भी जब आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम जब हुई उसके बाद भी पैगाम आया या उससे पहले पैगाम आया, वो भी मतलब नेक ख्वाहिशात का पैगाम था। आज भी जो मैंने बातें सुनी वो यही थी कि मौलाना साहब की काविश को, उनकी जद्दोजहद को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, और जो कल के कवानीन जो कानून साजियाँ हुई थी उस सिलसिले में भी। लेकिन जहाँ तक असल सवाल है कि क्या इकट्ठे जा सकते हैं PTI और जमीयत उलमा इस्लाम, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है। और 9 नवंबर का जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मौलाना उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे? वैसे तो 8 दिसंबर को हमारा भी जलसा है पेशावर में, और इसी तरह नवंबर में भी हमारा जलसा है उधर लाड़काने में, मतलब सिंध में कहीं है, सक्कर में है या लाड़काने में। अभी तक तो मेरे ख्याल में जो मेरी मालूमात है उनको दावत नहीं दी गई है कि मौलाना साहब नवंबर के PTI के जलसे में शिरकत करें। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे मालूमात के मुताबिक अभी तक इकट्ठे चलने का, पार्लियामेंट से बाहर तहरीक चलाने का, एक दूसरे के साथ एक प्लेटफार्म से एक इत्तेहाद की छतरी में, यह फैसला जमीयत अभी तक नहीं कर चुकी है। ठीक हो गया, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक होगा दोबारा हाजिर होता। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा पाजी साहब के ये जो आईनी बेंच बना है, इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद कायम किया है या उस इत्तेहाद को मजीद खराब किया है, मजीद ब्रांचेस पैदा कर दी है? जो साहब देखें, इत्तेहाद पहले भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था कि हम कहें कि आईनी बेंच बनने से इत्तेहाद मज़ीद पारा पारा हो गया, और इतनी दूरियां भी नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले फुल कोर्ट मीटिंग हुई और तमाम जजेस साहबान एक टेबल पे बैठे, और हमने और आपने बल्कि सारे पाकिस्तान ने इसको खुश आइंद करार दिया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहरहाल किसी भी इदारे में उसकी जान होती है और अच्छी होती है अगर तनकीद पॉजिटिव हो। अगर कि उसमें नेगेटिविटी या मेलाफाइडी हो तो फिर बात की जा सकती है कि ये इदारे के लिए मुनासिब नहीं है। अलबत्ता आईनी अमेंडमेंट हो गई और मुल्क की बड़ी जमातों ने, मां सिवाय अपोजिशन की एक पार्टी ने, तकरीबन तमाम ने उसकी हमायत की, और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की जो जमात अब मुखालफत कर रही है, मौलाना साहब के ज़रिए से उन्होंने जितनी तरमीम उन्होंने करनी चाहिए वो करवाई। ठीक, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कंसेप्ट था उससे स्टेप डाउन अगर हुकूमत ने किया तो वो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब और PTI की मुश्तरका काविश की वजह से हुआ। तो ये उसी का एक इम्प्लीमेंटेशन है और इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है जितना कहा जा रहा है। ठीक, ये जजेस बाकी काम भी करेंगे। जो मुझे जो मौजूदा कानून साजी हुई है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस नहीं बल्कि वो बाकी रूटीन के काम भी करेंगे, और इससे तो वर्कलोड बढ़ जाएगा उनका। अब देखें तकरीबन 182 केसेस वो हैं और उसके बाद दूसरे केसेस भी हैं, तो ये तो 24 घंटे अदालत के अंदर रहेंगे। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक जो तासर ये एतराज़ किया जा रहा, अभी मेरे छोटे भाई बात कर रहे थे रियासत आज़ाद साहब, कि ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो ख़त्म हो जाएगी और सेशन कोर्ट रह जाएगी। मैं इंतहाई माजरत के साथ ये बात करूँगा कि सेशन कोर्ट क्या छोटी कोर्ट है? वो सजाए मौत भी दे सकती है किसी को। ये फर्स्ट इंस्टेंस की जो कोर्ट है कि सजाए मौत दे सकती है, और उसकी अपील जो रूट है वो हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक है। शुफे का केस है तो उसका रूट भी यही है, फैमिली मैटर्स है तो उसका रूट, और अभी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क और बाकी केसेस जो कर रहे हैं तो वो सेशन कोर्ट की हैसियत से नहीं। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट, अल्टीमेट कोर्ट ऑफ लॉ, जिसमें उसके बाद खुदा की अदालत है जिसमें लोगों ने जाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह ये सिर्फ
तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फर्क नहीं पड़ा आपका और मैं समझता 26वीं तरमीम हो या 6 बेंच हो, देखिए या जुडिशल कमीशन हो या आईनी बेंच हो, कोई फर्क नहीं पड़ा आपका। मैं जो ऐसा बताता हूँ, इसको 2, 4, 6 महीने चलने दें। हो सकता है जिन्होंने तरमीम की है वो शायद खुद वापस भी ले लें या मजीद बेहतरी के लिए कुछ कर दें। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लाइव डॉक्यूमेंट, एक जिंदा डॉक्यूमेंट है जिसमें तरमीम वक्त के साथ साथ और इर्तकाई अमल साथ साथ चलते चलते मुमकिनात हैं। आपने देखा 1973 का कानून आइन बना और 74 में पहली तरमीम आ गई, तो ये सारी चीजें साथ चलती हैं ना। ठीक है। अच्छा, अशरफ साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइए सर, ये जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास था उसके अंदर एक और जो वाकया हुआ जिस पे खासे लोग हैरान भी हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने खुद अपने हक में वोट डाल के ये पूरा बेंच बनाया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बेनिफिशरी थे 26वीं तरमीम के, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ वोट दे दिया, यानी वो 26वीं तरमीम के खिलाफ उन्होंने वोट दे दिया। तो ये मामलात को सेटल होते हुए समझ के काबिल नहीं नजर आ रहे सर। मैं तो समझ रहा था, वो मेरी उम्मीद थी और मैंने इसका बरमिला इजहार भी किया कि जिस तरीके से जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास बुलाया, उसमें सबकी शमूलियत थी और जस्टिस मंसूर अली शाह के जो बहुत मेहनत से उन्होंने केस मैनेजमेंट का सारा सिलसिला बनाया था, उसको अडॉप्ट करने का ऐलान किया, तो मैं समझ रहा था कि मामलात बहुत अच्छे तरीके से आगे चलना शुरू हो जाएंगे। पर मुझे बहुत आज अजीब सा लगा, अचंभा हुआ जब वो मैंने चिट्ठी पढ़ी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की। जी हाँ, वो चिट्ठी जब मैंने पढ़ी तो मुझे उसमें अचंभा हुआ, मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि चिट्ठी वाली बातें जो हैं वो कोर्ट के अंदर ही चलें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जाहिर है वहाँ पे आप इख्तिलाफ राय करें, इसीलिए तो डिसेंट्स भी आती हैं, मेजॉरिटी जजमेंट्स होती हैं, माइनॉरिटी बाद में मेजॉरिटी बन जाती, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन जब आप उन चीज़ों को पब्लिक कर देते हैं और वो पब्लिक में डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं तो उससे इदारे का जो स्टैंडिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जिस तरीके से वोटिंग हुई है उससे नज़र आ रहा है कि कंसेंसस नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कंसेंसस से हो, लेकिन बात यह है कि जब शुरुआत इस तरीके से हो तो वो कोई मुझे डिविजन्स जो बन गई हुई हैं वो बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। मुझे उसके अंदर अब नज़र दिख ये रहा है कि शायद ये जो दरारें हैं ये बहुत बढ़ गई हैं और ये इससे इदारे का नुकसान होगा तो पाकिस्तान का नुकसान है। मुझे उम्मीद है कि इस लाल के और ये अपने अमल से होता है, ये किसी रूल से नहीं होता। ठीक हो गया। वैसे आज़ाद साहब ये फरमाइए, 26वीं तरमीम को चैलेंज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, इससे पहले भी कई लोगों ने चैलेंज किया है। अब 2 जजेस ने ख़त भी लिख दिया, बल्कि उन्होंने कहा जी हमने जजेस कमेटी का इजलास बुला के ये कहा था कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट बुलाया जाए इसके ऊपर, और अभी तक काज लिस्ट नहीं जारी की गई और ये बड़ी ज़्यादती है और हमारा फैसला अभी तक एग्जिस्ट करता है। तो अब 26वीं तरमीम को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए पाशा साहब, मेरे बड़े भाई निहायत एहतराम से ना थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए इन्होंने कहा कि इर्तिकाई अमल है, आइन है पाकिस्तान का, जो फेडरेशन की अलामत है, सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट है हमारी कुरान पाक के बाद किसी भी हमारे, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बात कर रहा हूँ कि इतना मुकद्दस है। अब उसके ऊपर तजर्बे नहीं हो सकते। नहीं, आप 25 तजर्बे नहीं 25 देखें, इन्होंने 1 साल में 3 तजर्बे कर लिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाए, फिर ऑर्डिनेंस लाए, फिर तीसरा ये तरमीमी ऑर्डिनेंस लाए। आपका एक आर्टिकल को अमेंड करने का तजर्बा फेल हो गया। आप पहले 58 अमेंडमेंट्स ला रहे थे, फिर अल्टीमेटली 22 लेके आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसके ऊपर तजर्बे तो ना करें आइन के ऊपर, ये फेडरेशन की अलामत है। पार्लियामेंट का काम क्या? अब देखिए 26वीं तरमीम को आपने चैलेंज करने की बात करनी, बिल नहीं बनाने, तो करना क्या फिर? तो फिर इनके पास तो और भी अख्तियार है, ये भी अख्तियार उस पार्लियामेंट के पास है कि आप लिख देते कि जी 34 जजेस हैं वहां पे बैठे हुए, तो 15 पार्लियामेंट से भी ले लें,
कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं रोज के तकल्लुफ से कि आप एक ही तरमीम ले आए कि उसमें कहें कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये था याद रहेगा, ये भी कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू 227 आर्टिकल 8 और इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, उसके ताबे आपने लेजिस्लेशन करनी। आपने 175(3) जैसे मैंने रेफर किया कि आपने उसको अलग करना था, आज आपने उसका झैली इदारा बना दिया। ये आजाद अदलिया है, ये जुडिशल स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंट फैसले नहीं हो सकेंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल इंतजामिया के ताबे आपने उनके हाथ कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने, आपने जजेस साहबान के हाथ पांव बांध दिए, उनके पास कोई आजाद अदलिया नहीं है इस मुल्क के अंदर। और मैं हमेशा इस चीज का दाई रहा हूं कि अदलिया हमारी अदलिया की तारीख कोई इतनी सुनहरी तो नहीं रही। आप मौलवी तमीजुद्दीन वाले केस से उठा के जस्टिस मुनीर से देखें, जुल्फकार अली भुट्टो का केस देखें, बाकी देखें, बेतहाशा ऐसे केसेस जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है। आपने अदलिया को काम पहले करने नहीं दिया, अब आपने बिल्कुल ही अपना उसको भाई जिनके चीफ जस्टिस को इंतजामिया ने लगाना है वो इंतजामिया के खिलाफ फैसले देगा, वो उसको अपील करेगा, उसको खुश रखेगा कि कल को मैंने चीफ जस्टिस बनना है। इंतजामिया हमेशा अपने इख्तियारात से तजावुज करती है, इसलिए मामला अदालतों में जाते हैं और फैसले उनके खिलाफ आते हैं। जब खिलाफ आएंगे तो वो उनको चीफ जस्टिस बनाएंगे। 26वीं तरमीम का आपने पूछा तो उसके अंदर बहुत सारे अनोमलीज हैं जिसको चैलेंज किया गया है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल है जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट करती है और उसको देखें स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। जैसे फुल कोर्ट की आपने बात की तो 31 अक्टूबर को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी थी उसने डिसाइड किया कि फुल कोर्ट होगा। ये तो कल आया है कि जी उसके अंदर अमीनुद्दीन साहब को भी शामिल कर लिया। क्या इस तरमीम के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा? नहीं है, तो वो फैसला तो स्टैंड करता है। और देखें अगर 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको सुन सकता है जो उसकी खुद आफरीदी साहब करेंगे? आपका करना चाहिए, ला तो ये कहता है, ये कहता है करना चाहिए। देखिए वो बेंच कैसे इसको डिसाइड कर सकता है? ये फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी, कलेक्टिव विजडम के साथ करेगी। ठीक है, आप सब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सारा बहरान जो है 26वीं तरमीम की वजह से पैदा हुआ है, तो आप जिम्मेदार समझते हैं कि JUI ने से गलती हुई है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान बहरान का शिकार हो गया? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक कर देता प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आपसे ये फरमाइएगा सर, ये 26वीं तरमीम जो है मुझे लगता है कि आपने एक नया बहरान पैदा कर दिया। अगर मौलाना वोट ना देते तो ना होती आज नया क्राइसिस ना होता और फ्यूचर के अंदर भी नए क्राइसिस ना होते। ये 6 बिल भी गवर्नमेंट को पास ना करने पड़ते। नहीं देखिए चौधरी साहब, बात ये अगर JUI रुकावट ना बनती तो वो जो मौलाना साहब ने कहा जिस तेली में शाम था जो नात थी, 6 पास हो गए ना मैं तो उसी पर मैं आ रहा हूँ ना, उसी पर मैं आ रहा हूँ। वो तो बाद में फ्रॉड से आया ना। वो जो 26 आईनवी तरमीम से पहले जो कुछ वो लाना चाहते थे उसका रास्ता तो JUI ने रखा और JUI ने सोच समझ के ये फैसला किया कि अगर हम ये फैसला न करें तो वो पास करवाना चाहते हैं और कर भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कैसे कर सकते सर? अभी मैं आऊंगा, आपके वोटों के बगैर मुमकिन? मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा हमारे नंबर पूरे, और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, आपको याद होगा बिलावल ने दुबई से इंटरव्यू दिया कि मौलाना के बगैर JUI के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे, हुकूमत के नंबर पूरे थे। कैसे पूरे थे? वो आपके सामने, किसी को दबाव में लाना, किसी को उठाना, किसी को गुस्सेलना, किसी के साथ क्या करना। आपकी पार्टी तो आजाद थी, उसको तो कोई इसीलिए तो हमने ये कहा, हमने कोशिश ये की कि पार्लियामेंट की इज्जत और वक़ार इसी में कि एक केंचातानी ना हो। तो 26वीं आईनी तरमीम में जितना भी हम उसको मुस्बत बना सकते थे वो हमने बनाया है, जितना भी मुनफी चीज़ों का रास्ता हम रोक सकते थे वो हमने रोक लिया। यही वजह है कि तमाम दानिश्वरों ने, अक्सरियत माहिरीन कानून ने उसको अप्रिशिएट किया है, बड़े बड़े कानूनदानों ने। लेकिन बात यह है कि इसको मेरी वजह से कि हमने रास्ता दिया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि 26वीं आईनवी तरमीम हुआ तो फिर आप इंसदादी दहशतगर्दी का एक्ट ऐसे लेके आए कि एक आदमी को 3 महीने के लिए आप उठाए, कोई पूछ भी नहीं सकता। ये तो मौलाना साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सिविल मार्शल है, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ा धोखा है। जिस आपके साथ धोखा किया गया? बिल्कुल मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी ने की, ये हुकूमत की फिस्तायत है, दोनों पार्टियों ने किया। नहीं, राजी आपको पीपल्स पार्टी ने करवाया? नहीं राजी, बल्कि हमने सबको राजी किया। पीपल्स पार्टी ने अगर राजी करते, हुकूमत राजी करती है तो उसी सांप पे हमें करते हैं कि उस सांप को आप खा के कबूल कर ले। लेकिन ये नहीं, हमने वो तमाम चीज़ें निकाल दिए जो हमारे लिए आइन के लिए ख़तरनाक थे। देखिए जैसे अभी शाह साहब ने कहा कि आइनी कोर्ट की बात थी
मिलिट्री कोर्ट की बात थी, जजिस की उम्र में इजाफे की बात थी वगैरह और बहुत सी किस्म की चीज़ें थी। तो सबका रास्ता तो हमने रोका था। अभी जो जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच बनाया है, अब वो साबित कर ले अदालत की एक अहम इदारे की वकार इन जजों के हाथों में है जो आईनी बेंच बना है, वो मेरिट पर फैसला करे। मेरा तासुर ये है, आपका तासुर ये है कि हुकूमत कहते हैं ये मेरे जज है, दूसरे कहते हैं ये तेरे जज है, ये मेरे जज तेरे जज के तासुर अब इन जजों के हाथों में वो खत्म कर दे, मेरिट पर फैसला करे। जो कानून कहता है, जो किताब कहता है, अगर आप फैसले इस बुनियाद पर होते रहते हैं, इंप्लीमेंट नहीं होते, ये फैसला दे इंप्लीमेंटेशन की बात फिर बाद में होगी। ये फैसला दे, ये तो अपनी जो जिम्मेदारी है वो तो पूरी कर ले मेरिट के साथ। अच्छा पाजी साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब गुंजल सी हो गई है सारी चीजें, तो सबका ख्याल ये है कि एक फुल कोर्ट बुला लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद ही फैसला कर ले कि क्या हो सकता है, फुल कोर्ट क्यों नहीं हो सकता? जो सब दो चीज़ें मैं फिर एक अपने भाई के जवाब में देना चाहता हूँ। एक ये कि ये फरमाया गया और अपोजिशन की तरफ से भी ये बात आ गई कि चीफ जस्टिस को अगर हुकूमत ने मुकर्रर करना है तो वो तो हुकूमत के फेवर में जाएंगे। अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो इस 26 अमेंडमेंट के बाद वो आए और उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। मुझे बताएं वो क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में? गवर्नमेंट को 6 बिल लाने पड़ गए, क्या वो गवर्नमेंट कंट्रोल में? ये बात, ये मिसकंसेप्शन है। दूसरी बात, शायद इन्होंने डिटेल के साथ वो नहीं पढ़ा, यकीनन नहीं पढ़ा होगा, मुझसे बहुत ज़्यादा समझ और बूझ वाले हैं ये। जब ये जो नई बनी है ना कमेटी, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, जिसमें सीनियर जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के वो भी मेंबर हैं, तो जी ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बनी है 21 से 21 तारीख से, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मंजूर हुई है उस दिन से ये बनी हुई है। लिहाजा वो 31 वाला जो फैसला है वो इसमें गुम हो गया। ठीक है। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गई और वो अभी इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है और उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब मुतअद्दिद केसेस में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कह चुके हैं कि ये हम नहीं सुन सकते, ये आईनी बेंच। इट मीन्स कि उन्होंने इम्प्लाइडली क्या प्रैक्टिकली इस चीज को अपने ऊपर तस्लीम कर लिया। अब किस तरह फुल बेंच बैठ के वो एक फैसला करेगा, इसके लिए तो ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ही जो है वही फैसला करेगी। और उन्होंने करना है। अब उसकी फॉर्मेशन मंसूर साहब ने मान लिया, मनीब साहब ने मान लिया, अब उसकी फॉर्मेशन एक और मैं करता हूँ, उसकी फॉर्मेशन देख ले बेंच की। पैरामीटर्स क्या रखे गए हैं कि जिन जज साहबान ने रिजर्व सीट्स का फैसला किया है वो इधर है, बाकी जज साहबान इधर है। जरा फॉर्मेशन देख लें, 7 मेंबर्स, इसके अंदर वो लोग, इसमें मेजॉरिटी है। आपने पाशा साहब ने अपनी बात की तरदीद कर दी अभी या अफरीदी साहब का जिक्र करके। तो मंसूर अली शाह को तो आपने सिर्फ एक फैसले की वजह से आपने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया कि उन्होंने 12 जुलाई की जजमेंट दी थी। तो देखिए इन्होंने उसकी तरदीद कर दी ना कि वो क्यों फैसले देंगे कि जी वो मेरिट पे। अब अगली बात, क्या बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन, मेरी बात सुनिए, आपने जो हुकूमत है उसने इलेक्शन रूल्स को तब्दील किया, उन्होंने क्या बाय विर्चू ऑफ अमेंडमेंट, बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जो मैंडेट है उसको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि ये सारी जो लेजिस्लेशन है दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइडी। वो उधर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, आप इधर एक नई तरमीम लेके आप उसको उड़ा देते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट को घर भेजते हैं आप। अगर आपने उसके फैसलों को नहीं मानना तो सुप्रीम कोर्ट का फायदा क्या है? आप नई तरमीम ले आए। मुझे साहब एक बात बताएं, क्या पार्लियामान ने ये जो कानून साजी की है उसको इख्तियार नहीं था? नहीं, वो तो मुझे ये बताएं ना, हयात भी कह अच्छा, अब मुझे ये बताएं, वो कह सकते थे हर जज 6 महीने बाद बदल जाए। मुझे ये भी कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर बेंच बैठेगा, ये भी कर सकते थे। करने को मेलाफाइडी और बोनाफाइडी का तयन किसने करना है? अवाम ने करना है। ना मैंने करना है, जो समझते। देखिए बात इतनी है, आपने एक पार्लियामान को मुंतखब किया है, चाहे वो फॉर्म 45 किया या मुंतखब भी नहीं किया अवाम ने,
नहीं देखिए ये अलग बात है। हाँ। लेकिन जो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं वो पार्लिमान है। और मौलाना साहब की बात को मैं आगे लेके जाता हूं, उन्होंने कहा है कि अब छोड़े 45-47 ठीक है, जो है उस पर गुजारा करें और चलने दें इसको, इस सिस्टम को आगे चलना चाहिए। अच्छा साहब, आपके पास भी सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब इशू फिर वही है कि आईनी बेंच के अंदर उन जजेस की तादाद है जिन्होंने 12 जुलाई का फैसला दिया था और जिसके ऊपर सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। और वो जज अगर आईनी बेंच के अंदर बैठ के पुराने फैसलों को अपहोल्ड करते हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हजरत प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा था वो जो शेर है ना कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अब इशू वही है कि अगर ये आईनी बेंच भी गवर्नमेंट की कुछ सपोर्ट या गवर्नमेंट को सपोर्ट इससे नहीं मिलती और पुराने फैसले जो हैं उनको वो जारी रखते हैं और कहते हैं जी ये इंप्लीमेंट करें, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी सर? कहां स्टैंड करेगी फिर? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर अपॉइंटमेंट हो जजेस की थ्रू द एग्जीक्यूटिव तो वो कोई खराबी नहीं होती। आपने देखा कि पहले भी यही था, 18th अमेंडमेंट से पहले क्या था, जजेस की अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव ही करता था ना, उसमें क्या खराबी हुई? इतने अच्छे अच्छे जजेस आपने लगाए। और याद रखिए कि जज जब किसी की अपॉइंटमेंट किसी के वजह से अपॉइंट होता है तो उसका मरून मिन्नत नहीं होता, वो तो उसकी तो टेन्योर सिक्योर है, उसको अलहदा नहीं किया जा सकता, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसकी पेंशन को कम नहीं किया जा सकता, उसकी तनख्वाह को कम नहीं किया जा सकता, उसकी जो है तैनाती जो है वो जब हो जाती है तो वो एक पर्टिकुलर एज पे जाके रिटायर होता है और उसकी तमाम के तमाम सारे सिलसिले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास होते हैं, वही उनको रिमूवल के लिए सिफारिश कर सकता है। सो ये कहना कि अगर एग्जीक्यूटिव ने या एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने या पार्लियामेंटेरियंस ने किसी को चीफ जस्टिस लगा दिया या जज लगा दिया तो वो उसका मरून मिन्नत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो जजेस की आज़ादी है उसका ताल्लुक उनकी अपनी शख्स की जो ज़ाती पसंद और नापसंद से हट के फैसला करना, वो उसकी आज़ादी है। और ये आज़ादी जो है वो आपको अपने माहौल से, अपने जो चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं उससे हट के और उससे बाहर निकल के करने का नाम है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि ये सिलसिले कैसे चलते रहेंगे और क्या वो जजेस अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला करते हैं तो फिर कोर्ट क्या करेगी, हुकूमत क्या करेगी? देखिए, उसमें हमेशा पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार रहा है कि वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हो, हाई कोर्ट ने दी हो, उसको वो नलिफाई कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को। ये नहीं कि वो ये नहीं कहते कि वो जजमेंट गलत है, वो उसके जो इफेक्ट है उसे नलिफाई कर सकते हैं और पहले भी किया है और ये आइंदा भी हो सकेगा। ये ऑप्शन हमेशा रहेगी। एक छोटी सी बात करूंगा आपसे, ये फरमाइए, ये जो 26वीं तरमीम फिर आईनी बेंच है, फिर अगर आईनी बेंच भी गवर्नमेंट की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता तो फिर मुझे लगता है 27वीं तरमीम करके शायद आईनी बेंच को खत्म करना पड़ जाए। तो ये तो सारा इसी मसले में फंसी रहेगी गवर्नमेंट। देखिए चौधरी साहब, पहले ये मालूम कर ले कि ये जो कानून साजी हो रही है, जो कल परसों कानून साजी हुई, ये जमहूरियत और जमहूरी क़ुव्वतों की मर्जी से हुई। तो वोट जितने भी फैसले, ये अभी बादशाह साहब ने जो बातें की, पार्लियामेंट की बात की, मुझे ये बताइए ये पार्लियामेंट सुप्रीम है या ये रबर स्टैंप है? सर आप तो खुद उसका मैं इस पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं मानता हूँ। तो फिर क्यों बैठे हो? जो मौजूदा पार्लियामेंट है, तो क्यों बैठे? मैं इसलिए बैठा हूँ कि इसकी नाजायज का रास्ता मुझसे हो सके, मैं वो रोक सकूँ। देखिए जो भी बैठा है, देखिए ना, आपको खुद अंदाजा है कि ये पार्लियामेंट कैसे मुंतखब हुआ है, ये वोट की ताकत के नतीजे में या ये ताकत के नतीजे में ये मुंतखब हुआ है, ये अवामी मैंडेट के हामिल नहीं है। दूसरी बात ये, जब मैं एक बात, मेरी क़ियादत एक बार इसको रिजेक्ट कर चुका है 8 फरवरी और 9 फरवरी के इलेक्शन को, फिर उससे मुंतखब हुकूमत या बनाया हुआ हुकूमत या पार्लियामेंट को मैं कैसे हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट तस्लीम कर लूँ? एक बात सर, बिलावल भुट्टो से मिलते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर से आप मिलते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं, आप आसिफ अली जरदारी साहब से मिलते हैं, जो बेनिफिशियरी है सारे सिस्टम के, उनके उसके ऊपर कोई एतराज नहीं आपको? अच्छा, हम एक मिलना होता है,
इब्तिदा में ये सारे हमारे पास आए, जरदारी साहब भी आए, नवाज शरीफ साहब भी आए, आपने बात मानी, सब हमारे पास आए। हमें हुकूमत की दावत दी गई, हमने इनकार किया कि इस हुकूमत का हिस्सा हम कैसे बने जिसकी मैंडेट को मैं तस्लीम ही नहीं करता। और जहाँ तक आपने उसकी बात मानी, उसकी बात हमने नहीं मानी, उसने हमारी बात मान ली। आप मिलिट्री कोर्ट को चाहते हैं? ये दोनों बैठे हैं, मिलिट्री कोर्ट चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, तो इसका रास्ता नहीं तो फिर बिल के जरिए ले आए, मैं बिल पास हुआ देखिए, जब वो लाना चाहते हैं उससे फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो रास्ता रोका, मैंने रोक लिया। जो कुछ 3 महीने के लिए आप एक आदमी को रख सकते हैं, उसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। ये अंधेर नगरी है, जंगल का कानून है। अब पार्लियामेंट ने ये फैसला किया, मेरे भाई कहते हैं कि पार्लियामेंट मुख्तार है। अगर कल पार्लियामेंट फैसला करे कि हफीज अब्दुल्ला को इकट्ठे होकर ज़ब्ह करना है, तो फिर ये भी पार्लियामेंट का फैसला है। ये नहीं हो सकता। ठीक हो, इस तरीके इस किस्म के फैसले जब आप करते हैं कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है उसमें, और आइन की रूह की खिलाफ वर्जी है, आप इसके खिलाफ हम तो चल रहे हैं, हम तो चला रहे हैं, रोजावत से चला रहे हैं के खिलाफ भी। और ये 6 जो देखिए ना 26वीं तरमीम, नहीं, मैं जो कुछ हुआ उसके खिलाफ हम है। हमने बाकायदा ऐलान किया है कि यह हुकूमत की फस्तायत है। ये जो कुछ भी हुआ ये खौफ, दबाव और डर के नतीजे में हुआ है। अभी मैं और क्या बात करूं? आपकी शो भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी जो बातें मुझ में आप कह रहे हैं वो सब चल रहा है, अब सब और मजीद बम चलाना। आखिरी सवाल आपसे पाई साहब और आजाद साहब दोनों से कि ये बहरान सेटल हो गया है, ये बढ़ेगा, ये मामला कहां जाएगा? दोनों से सवाल। चोई साहब, बहरान हर 15 साल के 14-15 साल के बाद पाकिस्तान में आता है और फिर सेटल डाउन भी हो जाता है। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इंशाल्लाह ताला बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और ख़ास तौर पे अदलिया जैसे अजीम इदारे में ये बहरान जल्द ख़त्म हो जाएगा और होना चाहिए। ये हमारी विश भी है। जैसे फरमा रहे हैं ना कि आता है, इस दफ़ा लाया गया है, तो बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन्होंने बनाया ना, ये इतनी बड़ी कबात होगी कि अभी तो 187 है, देखना महीने 2 के अंदर वहां पे 25 से 30 हजार कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस और केसेस बन जाएंगे। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कबात पैदा होगी, इससे और सिचुएशन गंभीर होगी। और सच्ची बात है, अदालतें बिल्कुल ओवरबर्डन हो जाएंगी। और जो लोग अभी ये सुन रहे हैं ना, उनको थोड़ा बहुत जो रिलीफ मिल रहा था हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी नहीं मिलेगा और लोगों के अंदर इश्तियाल और अनरेस्ट बढ़ेगा। ठीक हो गया। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।